Good morning students. Now we are taking our next lecture on valuation of share. पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक सिंपल सा प्रॉब्लम बताया था, बहुत इजी था, नेट एसेट मेथड का जिसमें आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी थी शेयर की। अब हम फिर से एक सिंपल प्रॉब्लम ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक अलग टाइप का प्रॉब्लम दिया है। मतलब कैसा कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसमें गुडविल भी कैलकुलेट करने को लगाया गया है। पिछले प्रॉब्लम में गुडविल नहीं दिया था, गुडविल कैलकुलेशन करना नहीं था। यहाँ पे आपको पहले गुडविल कैलकुलेट करना है, फिर उसको आपको यूज़ करना है नेट एसेट मेथड में, तो जिससे आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी प्रॉब्लम आपके पास है, नहीं है तो स्क्रीन पे भी देख लीजिए, दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रॉब्लम मैं पढ़ता हूँ और उसको सॉल्व करते जाएंगे हम। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। Balance sheet of RD Company Limited as on 31st March 1994 was as under। तो the balance sheet is given in this problem। बैलेंस शीट तो फिलहाल हम नहीं देखते, पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं जो हमें काम में है। बैलेंस शीट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं। गुडविल ऑफ द कंपनी इज टू बी कैलकुलेटेड एज 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years was rupees 17,000, rupees 18,000, rupees 18,000 एंड rupees 20,000। प्रॉफिट बताया उन्होंने पिछले 4 सालों को, ऑन विच बेसिस यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, उसके बाद वो बोल रहा है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फंड्स इन्वेस्टेड इज 11%। तो ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का ही मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब क्या कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसके मार्केट का रिटर्न कितना है। मतलब अगर मैं कोई एक इंडस्ट्री की बात करूँ या बिजनेस की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई किराना शॉप की बात करता हूँ, तो अगर मैंने उसके बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो मार्केट में उससे हर किसी को या जो भी बिजनेस कर रहा है किराने का, उसको कितना प्रॉफिट मिलता है 1 साल के बाद। तो 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अगर 20,000 सबको ही मिल रहा है तो इट मीन्स 20% इज माई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो ये दोनों चीज़ें हमें गुडविल कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन नेट एसेट्स मेथड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये बोल रहा है कि आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है और उसको यूटिलाइज करके नेट एसेट मेथड बेसिस पे वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। तो मेथड का नाम दिया इसने, कौन सी मेथड, वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू या नेट एसेट मेथड। ठीक है, तो अभी हम, और नीचे एक स्टेटमेंट और दिया है, प्रीमाइसेस आर वैल्यूड ऑफ ₹60,000। तो प्रीमाइसेस मतलब जो आपकी एसेट है, ऊपर देखिए आप बैलेंस शीट में देखोगे तो वहाँ पे आपकी एसेट है प्रीमाइसेस 30,000, नीचे दिया हुआ है उसको 60,000। इट मीन्स जो आपकी मार्केट वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो किसी एसेट की अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दिया रहता है तो उसके लिए हमको मार्केट वैल्यू लेना है, अगर नहीं दिया है तो सिर्फ बुक वैल्यू दिया है तो बुक वैल्यू लेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो सबसे पहले अगर उसने बोला है हमें कि गुडविल निकालना है तो हम गुडविल का कैलकुलेशन पहले करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि इसको निकाले बगैर हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर नहीं निकाल सकते या वैल्यू पर शेयर नहीं निकाल सकते, इसलिए गुडविल निकालना जरूरी है। तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप वन में हमको निकालना पड़ता है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बोला है तो सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे ये जो गुडविल है ये हमने पिछले साल बीकॉम में पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जनरली एक साथ ही आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया इसलिए। तो गुडविल आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हर प्रॉब्लम में तो नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा है इसलिए हम इसको देखते हैं। इसी मेथड को फॉलो करके अगर कहीं पूछता है आगे तो वहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट मतलब
एडजस्टमेंट में आपको जो प्रॉफिट दिया है 4 साल का, उसका टोटल करना है, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट। तो पहले साल है प्रॉफिट आपका 17,000, फिर है 18,000, फिर से है 18,000 और उसके बाद दिया है 20,000। ठीक है, तो ये टोटल कितने साल का प्रॉफिट है स्टूडेंट्स? 4 साल का है। 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 4, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, सिंपल। अब इसकी टोटल करेंगे हम 18 18 36 56 प्लस 17 73,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 73,000 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो अपना आंसर आता है 18,250, 18,250। मेरे पास निकाला हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 18,250। लेकिन सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकाल के हमें नहीं रहना है, उसके बाद और दूसरी स्टेप पे जाना है, दैट इज स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बोला गया है प्रॉब्लम में, दैट इज ऑल्सो NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब हम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी होना जरूरी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है हमने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने अभी आपको बताया NRR का मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल भर में उससे कितना पैसा या कितना प्रॉफिट जनरेट होता है उसका परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड NRR। तो उसके लिए कितना पैसा या कितना कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया, एम्प्लॉयड किया है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम में तो दिया नहीं है ना, दिया है क्या? देख लीजिए, नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो सिंपल है, यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए ऊपर। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स। ध्यान में रखना है ये आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। टोटल एसेट्स में यहां पे आपको एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग और फिक्टिशियस एसेट्स को आपको छोड़ देना है। नॉन ट्रेडिंग मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड एसेट नहीं है, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता या घटता नहीं है, जैसे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को और बिजनेस का लेना देना नहीं। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने अलग कहीं पे पैसा लगाया हुआ, इन्वेस्ट किया और उससे प्रॉफिट आ रहा है, तो वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है तो उसके गुडविल पे भी वो इंपैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल एसेट्स, अब हम एसेट के तरफ जाते हैं। एसेट्स में देखिए, जो भी एसेट है अगर वो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दिया है तो मार्केट वैल्यू लेंगे, अगर नहीं दिया है तो सिर्फ बुक वैल्यू लेंगे। ठीक है, और जो फिक्टिशियस एसेट्स है उसको छोड़ देना है। तो पहली एसेट है कैश एट बैंक, इसको लेना पड़ेगा, कैश एट बैंक। उसकी अमाउंट है 3000। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स? 24,750। तो आप बोलोगे कि सर वहां तो 25,000 दिया, लेकिन उसमें से RDD माइनस की हुई है, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो वो पैसा जो रिकवर नहीं हो सकता या चांसेस नहीं है तो उसको छोड़ देना है। जो एक्चुअल हमारी एसेट है उसको लेना है, नेट एसेट को लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? स्टॉक। अब उसमें एक एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक एट 10% बिलो कॉस्ट, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे बुक में जितनी वैल्यू है उतनी ही हमको लेनी है, 54,000। अगर एडजस्टमेंट में दिया रहता कुछ तो हम उसको एडजस्टमेंट की वैल्यू पे लेते थे। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3000, वो भी लेना पड़ेगा।
दैट इज 3000, ठीक है। एंड लास्ट प्रीमाइसेस। सो प्रीमाइसेस दिया हुआ है आपको 30,000, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एडजस्टमेंट दी रहती है लेकिन हमको पता नहीं रहता, हम ऊपर की वैल्यू ले लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जिसको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है उसको स्टार मार्क करके रख देना, मतलब एडजस्टमेंट है। क्या होगा उससे, जैसे स्टार मार्क दिखेगा आपको बैलेंस शीट में, आपको पता चल जाएगा कि इसकी मार्केट वैल्यू दी है रे भैया, हम उसको मार्केट वैल्यू पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू है 60,000, तो हम लिखेंगे 60,000। इन सब की टोटल, अब टोटल तो मैं डायरेक्ट ही देखूंगा, टोटल है 1,44,750। इसमें से हम माइनस करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सी है, तो आप देखेंगे अगर आपके लाइबिलिटी साइड में, तो ऊपर शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इंटरनल लाइबिलिटी है। रिटेन्ड इनकम दिया है, वो भी इंटरनल लाइबिलिटी है। रिटेन्ड इनकम का मतलब प्रॉफिट होता है आपका, वो छोड़ दीजिए, करंट ईयर का प्रॉफिट है। क्रेडिटर्स है, दैट इज योर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो उसको माइनस करेंगे हम। क्रेडिटर्स एक ही आइटम दिया है, कितना है 1750, तो यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं 1750। बैलेंस बचेगा 1,43,000। ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब आपको इसको यूटिलाइज करना है कहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट के कैलकुलेशन में। तो हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1,43,000 इंटू एनआरआर कितना है 11%। प्रॉब्लम में दिया हुआ है, आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 11%, उसको ही एनआरआर कहा जाता है। तो 1,43,000 इंटू 11% कितना आया 15,730 रुपीज, 15,730। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो दो स्टेप्स में हमने दो प्रॉफिट कैलकुलेट किए। एवरेज प्रॉफिट 18,250 ये जो हम अर्न कर रहे हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट 15,730 ये हमको मिलना चाहिए था मार्केट के हिसाब से। तो अब हम सुपर प्रॉफिट के तरफ जाते, तो सुपर का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। नॉर्मल प्रॉफिट से अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो यू आर द सुपीरियर ना, आप सुपर है, आप सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 15,730 है, लेकिन हम कमा रहे हैं 18,250, मतलब ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो हम स्टेप नंबर 3 के तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको अभी बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, जो हम नॉर्मली यानी मार्केट में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से अगर हम अर्न करते हैं तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है, और एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट। तो अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर प्रॉफिट कमाते हैं तो उसको सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। एवरेज प्रॉफिट अपना कितना है 18,250 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना था अपना 15,730, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचा 2,520, 2520, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर 4, इसमें निकालना है गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है पता है, पढ़ा हुआ होगा आपने। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 2,520, 2520 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स कितने हैं आपके, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि देखिए आप एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द कंपनी इज टू बी कैलकुलेटेड एज 4 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ परचेस ईयर्स है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,080
This is what? This is your goodwill. Okay, this is your goodwill. Now after getting the value of goodwill, हमें क्या करना है? अभी निकालना है हमें नेट एसेट, क्योंकि ऑन दैट बेसिस हम वैल्यू ऑफ शेयर निकाल सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये नंबर 1 था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे नंबर 2 लिखते हैं कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जब आप करते हो तो फॉर्मूला लगेगा वैल्यू पर शेयर या इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ऑब्वियसली यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ही दिया हुआ है तो इक्विटी शेयर्स ही लिखेंगे, और यहाँ पे पूछा भी नहीं प्रेफरेंस के बारे में तो छोड़ देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे नेट एसेट्स निकालना है फिर से हमको, लेकिन नेट एसेट्स दिया हुआ है क्या प्रॉब्लम में? नहीं, तो फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेकिन जब नेट एसेट आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे गुडविल का भी यूज आपको करना है. तो यहाँ पे हम थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स. ठीक है, अब नेट एसेट्स निकालने के लिए हमको क्या करना है? फिर से टोटल एसेट्स लेना है. टोटल एसेट्स कैसे? एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स. ठीक, तो इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले हमने गुडविल कैलकुलेट किया, वो पहले ले लीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स भूल जाते हैं. हम बैलेंस शीट के आइटम्स को ही देखते हैं और जो आइटम हमने अभी कैलकुलेट किया है एसेट का वो छोड़ देंगे. तो इसलिए पहले क्या ले लेंगे? जो गुडविल निकाला हुआ है वो. तो गुडविल लिख दीजिए, कितना है आपका गुडविल? 10,080. उसके बाद अपने बैलेंस शीट के जो बाकी आइटम्स है उसको लेंगे जो हमने ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड के वक्त लिया हुआ है. सेम इसी फॉर्म में ले लीजिए, यही आइटम्स लेना है. तो क्या क्या है? कैश एट बैंक कितना? 3,000. उसके बाद क्या है? डेटर्स कितना? 24,750. उसके बाद स्टॉक कितना? 54,000. उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स. चलो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. ऊपर फर्नीचर एंड फिटिंग कितना? 3,000. उसके बाद प्रीमाइसेस कितना? 60,000. ठीक है, अब इसकी टोटल करेंगे हम. सभी एसेट्स हो गई है, एसेट साइड में अभी कोई भी आइटम नहीं बचा, तो इन सब की टोटल आती है 1,54,830. टोटल है 1,54,830. इसमें से माइनस करेंगे हम क्या? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. व्हाट इज योर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज? There are only one liability which is your external liability, that is creditors. So it will be deducted from here, creditors, that is 1750 I think. Okay, 1750 है, 1750 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 154,830 माइनस 1750, 153,080 बचता है. 1,53,080 ये आ गया आपका नेट एसेट्स. अब नेट एसेट्स मिल गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और वैल्यू पर शेयर निकालना है. कर लोगे इतना? चलिए मैं ही बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेट एसेट 1,53,080 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो प्रॉब्लम में देखिए आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिखते हैं क्या कहीं पे?
कहीं पे नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्होंने क्लियरली दिया हुआ नहीं है। तो आप लाइबिलिटी साइड पे अगर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि शेयर कैपिटल 83,000 डिवाइडेड इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल शेयर कैपिटल 83,000 है और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे 8,300। कैसे आया तो निकाल सकते हैं आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, ये तो छोटे बच्चों को भी आ जाएगा, आपको तो आ ही जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। तो टोटल शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 83,000 दिया है, फेस वैल्यू पर शेयर है 10 रुपीज, डिवाइड करेंगे कितना आया नंबर ऑफ शेयर्स 8,300, तो ये लिख दिया। अब इसको डिवाइड करते हैं 1,53,80 को अगर आप डिवाइड करते हो 8,300 से तो कितना बचता है 18.44 रुपीज पर शेयर। दिस इज एक्चुअल वैल्यू और नेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझा होगा और काफ़ी सिंपल है ये प्रॉब्लम। थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस जब बढ़ेंगे तो और इससे और थोड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आएंगे तो वो हम देखेंगे ही ज़रूर। और मैं ये आशा करता हूँ कि आज का ये प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसके साथ भी आप मुझसे जुड़े रहेंगे, मेरे वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।